हेलो बच्चों। आज हम आपको कूलाम्स लॉ के बारे में बताएंगे कि कूलाम्स लॉ क्या है। कूलाम्स लॉ क्या कहता है? कूलाम्स लॉ कहता है इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between two charges q1 and q2 placed at a distance are in vacuum A से। तो जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किताबों में लिखा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन यानी कि अपने आप की इलेक्ट्रोस्टैटिक की नेचर में आ गया, तो उसको अलग अलग लिखकर हमने एक साथ लिख दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस q1 एंड q2 प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r इन वैक्यूम। इन दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम है, क्या एयर है। तो वो जो होगा फर्स्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब यहां पे थोड़ा सा एक डाउट है कि मैं यहां पे q1 और q2 ले रहा हूं। अब बहुत से टीचर क्या करते हैं, साइन ले लेते हैं, जब कूलाम्स लॉ ने बुक्स में साफ लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो यानी चार्ज का साइन नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे, और जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑलरेडी होगा। तो ये आपका आ गया। सेकंड वो कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। अब देखिएगा सेकंड क्या है, पहला तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड चार्ज। सेकंड कहता है फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है तो फर्स्ट और सेकंड को जब काउंट करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया दोनों को करके भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बहुत से के लगाने की जरूरत ही क्या है, सीधा डायरेक्ट जो प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट वो लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, where 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू उसकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट जो है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम, एयर में लगा हुआ है, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट को उल्टा कर दीजिए, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। अब ये यूनिट कभी याद ना रहे, वैल्यू तो याद हो जाएगी 9 और 9 10⁻9 ऐसे करके। अब कभी वैल्यू आए तो यहां से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम निकाले तो आएगा इज इक्वल टू f r स्क्वायर अपॉन q1 q2। तो यहीं से यूनिट आ जाएगी, f की यूनिट न्यूटन, r स्क्वायर मीटर में होता है डिस्टेंस, मीटर स्क्वायर, q1 q2 चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्ब, तो ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। इस तरह से आपकी यूनिट बन जाती है। ये ठीक है। अब याद रखिए जैसे जैसे चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, जब चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स हमेशा कम होगी, फोर्स हमेशा कम होगी। आपसे कहा गया डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल, तो हमने जब डबल कर दिया तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो हमारी फोर्स जो नहीं आएगी वो 1/4 हो जाएगी। और वो कहेंगे चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएं और डिस्टेंस को सेम रखें, तो जो भी चार्जेस का वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यदि चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, और यदि डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको याद रखिए। और ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये आपकी वैक्यूम में है, एयर में अलग होगी। अब जैसे कि
इसी कूलम्ब लॉ में है। वही दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब ये r डिस्टेंस में है और इनमें है आपके एयर। तो आपकी जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मतलब EPSILON। बहुत से बच्चे ई नॉट करते रहते हैं, ये ई नॉट नहीं है, ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में ही Q1 है और Q2 है और डिस्टेंस भी r ही है, मगर अब यहां पे कोई मीडियम आ गया इन दोनों चार्जेस के बीच में, तो जो फोर्स लगेगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी इन एनी मीडियम, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये मीडियम है। अब मैं इसको इससे डिवाइड कर दें FA अपॉन FM, तो उस कंडीशन में सब कैंसिल हो जाएगा, बस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। यही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये तो हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो देखिए मीडियम में जो फोर्स आएगी इसी को देखिए Fa, एप्सिलॉन की वैल्यू यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को लें तो एप्सिलॉन की वैल्यू K एप्सिलॉन हो जाएगी। तो एक जनरल सा याद रखिए कि जब भी कोई मीडियम आए तो उस कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दीजिए K एप्सिलॉन नॉट से। जहां पर भी एप्सिलॉन नॉट चाहे डिनोमिनेटर में है चाहे न्यूमरेटर में है, किसी में भी, तो उस कंडीशन में हम एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देंगे K एप्सिलॉन नॉट से। जैसे कि अब यहीं पर बात करें तो देखो यदि हम मीडियम ला देंगे तो एप्सिलॉन नॉट लेंगे तो K एप्सिलॉन नॉट लिखो, K की वैल्यू दी होगी उसमें, तो फोर्स कम हो जाएगी। मान लीजिए आपसे कहा कि कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ला दिया और उसकी वैल्यू K की वैल्यू 10 है, तो मैंने कहा मीडियम में फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दिया K एप्सिलॉन नॉट से, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखो 1/K बाहर आ गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आ गया। तो यानी ये K टाइम्स डिक्रीज हो गए, ये एयर की है, तो यानी 1/K और Fa। और फार्मूले में भी था, फार्मूले में हमने लिखा था Fa अपॉन Fm इज इक्वल टू K, यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो Fm इज इक्वल टू Fa अपॉन K, यहां से भी आपका क्लियर हो रहा है। मगर मैंने एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस इसलिए कराया कि आगे चैप्टर्स में कैपेसिटेंस वगैरह आएगा। मान लीजिए कैपेसिटेंस की बात करें समझाने के लिए, अब कैपेसिटेंस में C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, पढ़ाया आपने। मगर अब यदि इसके बीच में प्लेट्स के बीच मीडियम आ जाए तो मैंने क्या कहा, मीडियम आते ही एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दो K एप्सिलॉन नॉट से, तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो देखो K टाइम्स ऑफ C है, यानी यहां पे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आते ही कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आते ही वो फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, ये याद रखना है। ठीक है ना, ओके, आगे भी इसके क्वेश्चंस कराएंगे।